लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कनेक्ट पर आपका स्वागत है। कार्लो गैम्बिनो। ये नाम अमेरिकन माफिया की दुनिया में एक अलग ही मुकाम रखता है। कार्लो गैम्बिनो को डॉन कार्लो के नाम से भी जाना जाता है। वो अमेरिका का सबसे ताकतवर माफिया बॉसेस में से एक था। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वो कोई लंबा चौड़ा डरावने चेहरे वाला या महंगे सूट पहनने वाला आदमी था, तो आप गलत सोचते हो। कार्लो गैम्बिनो देखने में एकदम आम आदमी जैसा लगता था। नॉर्मल कदकाठी, बड़ी नाक और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। अगर वो आपको सड़क पर मिल जाए तो शायद आप सोचते कि कोई बुजुर्ग दादा जा रहे हैं। कोई भी नहीं कह सकता था कि ये वही आदमी है जो अमेरिका के सबसे ताकतवर क्राइम फैमिली को चलाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन एक आम सा दिखने वाला बुजुर्ग FBI की नाक के नीचे अमेरिका का बॉस ऑफ बॉसेस कैसे बन गया, और उसने ऐसा क्या किया कि खुद FBI के डायरेक्टर को कैमरे के सामने आकर अपनी सबसे बड़ी हार माननी पड़ी। ये कहानी का वो मोड़ है जो आपको हैरान कर देगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये सफर शुरू कहां से हुआ। कार्लो गैम्बिनो का जन्म इटली के एक ऐसे परिवार में हुआ जो पहले से ही सिसिलियन माफिया से जुड़ा हुआ था। उस दौर में इटली के शहर सिसिली में माफिया का बोलबाला था। उस वक्त वहां बहुत गरीबी थी, भ्रष्टाचार था, हिंसा थी, और माफिया ही वो ताकत थी जो ये सब कुछ कंट्रोल करती थी। बचपन से ही कार्लो ने देखा था और समझ लिया था कि ताकत क्या होती है, लॉयल्टी क्या होती है और धोखा क्या होता है, और ये सब उसने बहुत गहराई से समझ लिया था। और जब वो 19 साल का था, उसने अमेरिका जाने का फैसला किया। लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था। 23 दिसंबर 1921 को कार्लो एक शिप में छुपकर अमेरिका आया। लेमन्स और ऑलिव ऑयल के बक्सों के बीच एक सामान की तरह वो छिपता छिपाता अमेरिका गया। वो वर्जीनिया के नॉरफोक पोर्ट पर उतरा और वहां से वो सीधे न्यूयॉर्क पहुंचा। उसके पास ना तो वीजा था और ना ही कोई परमिशन। उसके पास पैसे भी नहीं थे। कुछ था तो बस उसका दिमाग और उसका जुनून। न्यूयॉर्क में उसके कजन पहले से ही रहते थे जो कैस्टिलानो फैमिली के नाम से जाने जाते थे, और ये लोग खुद अंडरवर्ल्ड में काफी पहचाने जाते थे। कार्लो ने उन्हीं के साथ काम शुरू कर दिया। 1920 के दशक में अमेरिका में शराबबंदी चल रही थी, जिसके चलते शराब बनाना और बेचना इल्लीगल था, और इसी प्रोविजन ने अमेरिकन माफिया को वो ताकत दी जो पहले उसके पास नहीं थी। कार्लो ने भी इस मौके को पहचाना। वो इल्लीगल शराब बनाने और बेचने के धंधे में उतर गया, और इस धंधे में उसने खूब पैसा बनाया, और बड़े बड़े लोगों के साथ उसके कनेक्शंस भी बने। धीरे धीरे कार्लो माफिया की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाने लग गया। लेकिन कार्लो और बाकी गैंगस्टर में एक बड़ा फर्क था। बाकी लोग सड़कों पर एक दूसरे को गोलियां मार रहे थे। अल कैपोन जैसे लोग अखबारों में छाए रहते थे। ये लोग खुद को शो ऑफ करते थे। ये वो दौर था जब गैंग वॉर्स में सड़कों पर मशीन गन से शूटिंग हुआ करती थी। लेकिन कार्लो इन सबसे दूर रहता था। वो चुपचाप परछाई बनकर बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करता था, और उसकी यही स्ट्रैटेजी उसको बहुत आगे तक ले गई। FBI तो उस वक्त कार्लो को जानते ही नहीं थी। उनके रिकॉर्ड में उसका नाम बहुत बाद में आया। तब तक तो कार्लो बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। सोचिए, जिस आदमी का नाम उस वक्त FBI की फाइलों तक में नहीं था, उसने कुछ ही सालों में न्यूयॉर्क के सबसे खूंखार और हिंसक माफिया डॉन को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। वो खूंखार डॉन कौन था, और कार्लो ने कैसे एक सैलून की कुर्सी पर उसकी किस्मत लिख दी? ये रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया हम आगे जानेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं उसकी पर्सनल लाइफ की एक ऐसी डील की जो शादी के रूप में हुई। 1932 में कार्लो ने अपनी कजन कैथरीन कैस्टिलानो से शादी की। ये कैस्टिलानो से माफिया बॉस बनने वाले पॉल कैस्टिलानो की बहन थी। तो ये रिश्ता सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं था,
बल्कि ये दो पावरफुल फैमिलीज का गठजोड़ था। कार्लो को 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। लोग कहते थे कि कार्लो एक अच्छा पति और पिता था। क्राइम की दुनिया में रहकर भी उसने हमेशा अपने परिवार को पहली प्रायोरिटी दी। उसकी पूरी जिंदगी में कार्लो गैम्बिनो सिर्फ एक ही बार गिरफ्तार हुआ, और वो भी टैक्स चोरी जैसे एक छोटे से जुर्म में। 1937 में उसे टैक्स चोरी के जुर्म में 22 महीने की सजा मिली। सोचिए, एक आदमी जो दशकों तक अमेरिका के सबसे बड़े क्राइम एम्पायर को चला रहा था, उसे उसके जीवन में सिर्फ 22 महीने की सजा मिली। और ये सब कार्लो की चालाकी और दिमाग का कमाल था। FBI ने उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की कई बार कोशिश की। उन्होंने उसके ऊपर सर्वेलेंस लगाया, उसके फोन टैप किए, लेकिन कार्लो इतना सतर्क रहता था कि FBI को कुछ नहीं मिला। एक बार तो FBI ने 2 साल तक कार्लो के घर के बाहर सर्वेलेंस किया। 2 साल। और जो रिकॉर्ड हुआ वो सिर्फ 2 शब्द थे, फ्रॉग लेग्स। बस इतना ही। कार्लो इतना सावधान रहता था कि कोई भी काम की बात वो कभी फोन पर करता ही नहीं था, कभी खुलकर नहीं बोलता था। जब भी कोई राज की बात करनी होती तो वो लोगों को वॉक पर ले जाता था, खुले आसमान के नीचे, जहां कोई माइक्रोफोन होने की गुंजाइश ही ना हो। जो आदमी 2 साल की फोन टैपिंग में सिर्फ 2 शब्द बोला हो, वही आदमी न्यूयॉर्क के सबसे खतरनाक लॉर्ड हाई एग्जीक्यूशनर यानी एल्बर्ट अनास्तेसिया के सामने भीगी बिल्ली बन के रहता था। अनास्तेसिया उसकी बहुत बेइज्जती करता था और कार्लो मुस्कुराता रहता था। पर क्या आप जानते हैं, इस मुस्कान के पीछे कार्लो ने अनास्तेसिया की मौत का ऐसा खौफनाक जाल बुना जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला कर रख दिया। ये बात है 25 अक्टूबर 1957 की। एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस वक्त न्यूयॉर्क में एल्बर्ट अनास्तेसिया नाम का एक माफिया बॉस था। इसे लोग लॉर्ड हाई एग्जीक्यूशनर भी कहते थे। यह बहुत ही वायलेंट और अनप्रिडिक्टेबल था। कार्लो उसके अंडर काम करता था और अनास्तेसिया कार्लो की कभी कभी बेइज्जती किया करता था, लेकिन कार्लो ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी बेइज्जती सह लेता था। उसे तो बस सही मौके का इंतजार था। 25 अक्टूबर 1957 को मैनहट्टन के पार्क शेराटन होटल की नाई की दुकान में एनास्टेसिया कुर्सी पर आराम से अपने बाल कटवा रहा था और उसकी आंखें बंद थी। और तभी 2 नकाबपोश गनमैन अंदर आए और उन्होंने एनास्टेसिया पर गोली चला दी। एनास्टेसिया वहीं अपनी कुर्सी से गिर गया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं सका। ये काम कार्लो गैम्बिनो ने अपने एक साथी वीटो जेनोवीज के साथ मिलकर किया था। कार्लो ने बहुत ही चालाकी से एनास्टेसिया को रास्ते से हटा दिया था और उसी दिन से वो डॉन कार्लो गैम्बिनो बन गया, जो आगे चलकर अमेरिका की सबसे ताकतवर क्राइम फैमिली बन गई। एनास्टेसिया की मौत के 3 हफ्ते बाद 14 नवंबर 1957 को न्यूयॉर्क के एपचलिन में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। ये मीटिंग खुद कार्लो और वीटो जेनोविसे ने बुलाई थी ताकि वो पूरे देश के माफिया के सामने अपनी नई ताकत का लोहा मनवा सकें। अमेरिका भर से करीब 100 माफिया बॉसेस वहां जमा हुए, लेकिन इस बीच एक गड़बड़ हो गई। वहां की लोकल पुलिस को शक हो गया और उन्होंने रेड मारी। पुलिस ने रोड ब्लॉक लगाए और चारों तरफ हड़कंप मच गया। पुलिस ने 58 माफिया बॉसेस को पकड़ लिया, लेकिन कार्लो अपनी परछाई में रहने की आदत की वजह से कार्लो उस भगदड़ में बिना किसी शोर शराबे के वहां से चुपचाप खिसक गया। इसके बाद वो धमाका हुआ जिसने पूरी अमेरिकन सरकार को हिला दिया। FBI के डायरेक्टर J. एडगर हूवर, जो अब तक दुनिया के सामने चिल्ला कर कहते थे कि अमेरिका में कोई माफिया ही नहीं है, इस रेड के बाद उन्हें आखिरकार कैमरे के सामने आकर झुकना पड़ा और अपनी सबसे बड़ी हार माननी पड़ी कि हाँ, अमेरिका में एक अंडरवर्ल्ड सरकार भी चल रही है। लेकिन इस रेड का सबसे बड़ा फायदा कार्लो को हुआ। कैसे? आइए समझाते हैं। इस रेड की वजह से वीटो जेनोविसे, जो उस मीटिंग में खुद को बड़ा बॉस दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो पुलिस की नजरों में आ गया और बाद में उसे ड्रग चार्जेस में जेल भेज दिया गया। यानी कार्लो का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी रास्ते से हट गया और कार्लो गैम्बिनो, अमेरिका की माफिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था द कमीशन,
उसका वो बेताज बादशाह यानी कि हेड बन गया। वो पोजीशन जो पहले सिर्फ प्रसिद्ध माफिया डॉन लकी लुसानो के पास ही थी, बॉस बनने के बाद उसने सबसे पहले एक काम किया। उसने पैसे के हर सोर्स को पहचाना कि पैसा कहाँ से बन सकता है। गैम्बलिंग से, लोन देने से, कंस्ट्रक्शन बिजनेस से और सबसे बड़ा सोर्स लेबर यूनियन से। कार्लो को ये लेबर यूनियन वाला एंगल बहुत पसंद आया क्योंकि यही कार्लो की सबसे बड़ी ताकत बन गया। न्यूयॉर्क में हर इंडस्ट्री यूनियंस पर चलती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर की यूनियन, ट्रकर्स की यूनियन, गारमेंट वर्कर्स की यूनियन, वाटर फ्रंट वर्कर्स की यूनियन, और जो इस यूनियन को कंट्रोल करता है वो पूरी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सकता है। और कार्लो ने एक एक करके इन सारी यूनियंस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में घुसा। उसने टीम्स्टर्स लोकल 282 नाम की यूनियन पर अपना कंट्रोल बनाया। ये यूनियन न्यूयॉर्क की सारी बिल्डिंग मटेरियल्स को कंट्रोल करती थी। मतलब अगर कार्लो चाहता तो न्यूयॉर्क में एक भी नई बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। हर कॉन्ट्रैक्टर को कार्लो की मर्जी से काम मिलता था। हर बिड कार्लो के इशारे पर रिग्ड होती थी। लेकिन उसका सबसे बड़ा जैकपॉट था JFK एयरपोर्ट। इसके बाद कार्लो ने एक ऐसा काम किया जो देखने में एक आम सी शादी थी, लेकिन असल में वो बहुत बड़ी बिजनेस डील थी। 1962 में कार्लो ने अपने बेटे थॉमस की शादी टॉमी लुशी नाम के डॉन की बेटी से करवा दी। टॉमी लुशी न्यूयॉर्क की एक और बड़ी क्राइम फैमिली का बॉस था। ठीक कार्लो की अपनी शादी की तरह ये शादी भी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि ये दो माफिया फैमिलीज का एक बहुत बड़ा कमर्शियल गठजोड़ था। और इस शादी की कीमत थी JFK एयरपोर्ट। लूशी के पास एयरपोर्ट यूनियंस का कंट्रोल था। कार्गो हैंडलर्स की यूनियन, फ्रेट वर्कर्स की यूनियन, एयरपोर्ट पे जो भी सामान आता जाता था वो लूशी के लोगों की नज़र में रहता था। शादी के बाद लूशी ने कार्लो को JFK एयरपोर्ट का हिस्सा दे दिया। अब कार्लो उसके आदमी एयरपोर्ट पर बैठे थे। कस्टम्स के बीचों बीच से महंगी घड़ियों का पूरा कंसाइनमेंट उठा लिया जाता था और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि जिनके पास ये रोकने की ताकत थी वो भी कार्लो की जेब में थे। इसके बाद वो गारमेंट डिस्ट्रिक्ट में घुसा। न्यूयॉर्क का पूरा कपड़ा उद्योग कार्लो के ट्रकर्स से चलता था। हर गारमेंट फैक्ट्री को कार्लो के ट्रक्स चाहिए थे और कार्लो के ट्रक्स को जो दाम चाहिए था वो फैक्ट्री को देना ही पड़ता था। उसका वाटर फ्रंट पे भी कंट्रोल था। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के डॉक्स पर कार्लो के आदमी तैनात रहते थे। जो भी शिप आता उसका सामान उतारने के लिए कार्लो की परमिशन चाहिए होती थी और हर परमिशन की एक कीमत होती थी। 1967 में टॉमी लुशी की मौत हो गई। अपनी वसीयत में उसने गारमेंट इंडस्ट्री की सारी पावर कार्लो के बेटे थॉमस गैम्बिनो को दे दी। यानी सिर्फ एक शादी की डील की वजह से कार्लो ने पूरी न्यूयॉर्क की गारमेंट इंडस्ट्री अपने बेटे के नाम कर ली। यही था कार्लो गैम्बिनो का असली बिजनेस मॉडल, जिसमें वायलेंस कम और दिमाग ज्यादा इस्तेमाल होता था। एक बार की बात है, जो बोनानो नाम के एक डॉन ने कार्लो को मारने की साजिश रची। उसने एक जो कोलंबो नाम के हिटमैन को इस काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन कार्लो का नेटवर्क इतना मजबूत था कि वो जो कोलंबो खुद कार्लो के पास आया और उसने कार्लो को सब कुछ बता दिया। कार्लो ने बोनानो को पूरे माफिया ऑर्गेनाइजेशन के सामने खड़ा कर दिया और उसे न्यूयॉर्क से धक्के मारकर निकाल दिया और एरिजोना में तड़ी पार कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ कार्लो ने जो कोलंबो को इस लॉयल्टी के बदले क्राइम ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी पोस्ट दे दी और उसे खुद की क्राइम फैमिली चलाने की इजाजत मिल गई। यही कार्लो गैम्बिनो की असली ताकत थी। वो जानता था कि लोगों को अपने साथ कैसे बांध के रखना है। कार्लो का दिमाग और उसका नेटवर्क हर जगह कामयाब हो रहा था, लेकिन 1972 में किस्मत ने एक ऐसा क्रूर मोड़ लिया जिसने शान डॉन को अंदर से झकझोर दिया। एक ऐसी किडनैपिंग जिसने कार्लो के साम्राज्य को सीधी चुनौती दी और इसी चुनौती से जन्म हुआ एक ऐसे गैंगस्टर का जिसने आगे चलकर कार्लो के सारे उसूलों की धज्जियां उड़ा दी। वो घटना क्या थी, वो गैंगस्टर कौन था और उसने क्या किया, ये सब हम इस एपिसोड में आगे जानेंगे। खैर,
1972 में एक ऐसी बात हुई जिसने कार्लो को अंदर से हिला दिया। उसके भतीजे मैनी गैम्बिनो को किसी ने किडनैप कर लिया। मैनी कार्लो के भाई जोसेफ का बेटा था और वो 19 साल का नौजवान था। किडनैपर्स ने फिरौती में $3.5 लाख मांगे। मैनी के घर वालों ने बताया कि उनके पास सिर्फ $40,000 हैं और वो डॉलर्स उन्होंने किडनैपर को दे भी दिए, लेकिन किडनैपर ने डील तोड़ दी और मैनी को जान से मार दिया। कार्लो के लिए ये सिर्फ एक फैमिली मेंबर की मौत नहीं था, ये उसकी ताकत को एक खुली चुनौती थी। दुनिया को ये गलत मैसेज जा रहा था कि अगर कार्लो अपने भतीजे को सेफ नहीं रख सका तो वो माफिया को क्या चलाएगा। कार्लो ने बदला लेने का फैसला किया। उसने अपने सुबॉर्डिनेट एनिलियो डेलाक्रोक को इन किडनैपर्स को खत्म करने का ऑर्डर दिया। ऑफर दिया गया कि जो भी ये काम करेगा उसे ऑफिशियली गैम्बिनो फैमिली का मेंबर बनाया जाएगा। ये ऑफर सुनकर एक नौजवान आगे आया जिसका नाम था जॉन गॉटी। उस वक्त गॉटी माफिया का एक उभरता हुआ नाम था। वो एक निडर और बेहद एम्बिशियस नौजवान था। कार्लो के नेटवर्क ने एक जेम्स मैकब्रेटनी नाम के आदमी का पता लगाया जिसने ये किडनैपिंग की थी। वो एक आयरिश मूल का गैंगस्टर था जो मॉबस्टर्स को किडनैप करके उनसे फिरौती वसूलता था। 22 मई 1973 की बात है। मैकब्रेटनी एक स्नूपीज बार एंड ग्रिल नाम की जगह पर बैठकर शराब पी रहा था। तभी 3 आदमी अंदर घुसे। इनमें से एक जॉन गॉटी था। इन तीनों के पास फेक पुलिस के बैजेस थे। उन्होंने मैकब्रेटनी से कहा कि तुम हमारे साथ चलो। मैकब्रेटनी ने मना किया तो इनके बीच में एक झगड़ा सा हो गया और इसी झगड़े में इन तीनों में से एक ने मैकब्रेटनी के सीने में 3 गोलियां उतार दी। मैकब्रेटनी वहीं ढेर हो गया। इसके बाद गोटी को ऑफिशियली गैम्बिनो फैमिली का मेंबर बना दिया गया और यहीं से जॉन गोटी का राइज शुरू हुआ। कार्लो ने गोटी को आगे बढ़ाया, उसे मौके दिए, उसे काम सिखाया, लेकिन कार्लो और गोटी 2 बिल्कुल अलग अलग किस्म के इंसान थे। कार्लो परछाई में रहता था और गोटी स्पॉटलाइट में। कार्लो साधारण कपड़े पहनता था और गोटी हजारों डॉलर्स के अरमानी सूट। कार्लो लाइमलाइट से दूर रहता था और गोटी अखबारों में छाया रहता था। लेकिन दिखावे और शोर मचाने का इंतजाम क्या होता है, ये जॉन गोटी की किस्मत ने तय कर लिया। जहां कार्लो को FBI 2 साल के सर्वेलेंस में सिर्फ फ्रॉग लेग्स बोलते हुए सुन पाई और कुछ साबित नहीं कर पाई, वहीं दूसरी तरफ गोटी के इस शो ऑफ की वजह से FBI ने उसके सबसे खास आदमी सैमी द बुल को तोड़ लिया। सैमी ने कोर्ट में गवाही दी और गोटी को उम्र कैद की सजा हो गई। चेले को जेल जाना पड़ा, लेकिन गुरु की तिजोरी में उस वक्त अरबों रुपये थे। कार्लो गैम्बिनो, जो अमेरिका का सबसे ताकतवर माफिया बॉस था, वो असल में बहुत ही सिंपल लाइफ जीता था। उसका घर भी बहुत सिंपल सा था। उसके पास कोई महल नहीं था, कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी और कोई बॉडीगार्ड्स की फौज नहीं थी। और कहते हैं जब वो मरा तो उस वक्त उसकी दौलत लगभग $400 मिलियन थी, आज के हिसाब से अरबों खरबों रुपया। लेकिन वो पैसा कभी उसने शो ऑफ नहीं किया। वो एक साधारण जिंदगी जीता रहा। वो सुबह उठता था, अपने पड़ोस में घूमता था, वहाँ के लोकल लोगों से बातें करता था, संडे को चर्च जाता था और पड़ोसियों के साथ उठता बैठता था। किसी को सपने में भी पता नहीं था कि ये वही आदमी है जिसके इशारे पर न्यूयॉर्क की सारी कंस्ट्रक्शन रुक जाती थी, जिसके आदमी JFK एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे और जिसकी एक फ़ोन कॉल पर लोग गायब हो जाते थे। कार्लो गैम्बिनो 74 साल की उम्र में अपने घर में हार्ट अटैक से मरा। उस पर कभी किसी ने गोली नहीं चलाई। वो सिर्फ एक बार पकड़ा गया और वो भी टैक्स इवेजन के चलते। उसका कोई स्कैंडल कभी किसी के सामने नहीं आया। कार्लो गैम्बिनो की लाइफ हमें काफ़ी कुछ सिखाती है, जैसे पेशेंस रखना। कार्लो जानता था कि कब एक्ट करना है और कब इंतज़ार करना है। एनास्तासिया ने उसे कई सालों तक बेइज्जत किया। कार्लो चुप रहा और जब सही वक्त आया तो उसने एक झटके में सब कुछ बदल दिया। दूसरा, चुप रहने की ताकत। जो चुप रहता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। अल कैपोन बहुत शो ऑफ करता था, शोर मचाता था, इसलिए वो जल्दी पकड़ा गया। कार्लो का चेला जॉन गॉटी हमेशा अखबारों में छाया रहता था। वो FBI की नज़रों में आ गया और उसे उम्र कैद हो गई। कार्लो हमेशा बैकग्राउंड में काम करता था, जो कभी किसी को दिखता ही नहीं था। तीसरा, नेटवर्क बनाना। कार्लो की ताकत उसकी अकेले की ताकत नहीं थी, उसकी ताकत थी उन लोगों की
जो उसके साथ थे। लाइफ में हमेशा सही लोगों से सही रिश्ते बनाओ, कार्लो की जिंदगी हमें ये सिखाती है। चौथा, अडेप्टेबिलिटी। शराबबंदी खत्म हुई, कार्लो ने नए रास्ते ढूंढे। वर्ल्ड वॉर आया, कार्लो ने उसे भी अपने फायदे में बदला। तो बेसिकली जो लोग बदलाव से डरते हैं वो पीछे रह जाते हैं। पांचवा, दिखावा मत करो। कार्लो के पास अरबों की दौलत थी, लेकिन वो एक साधारण से घर में रहता था, साधारण खाना खाता था, और इसी वजह से वो इतने साल कानून और दुश्मनों से बचा रहा। कार्लो गैम्बिनो की कहानी सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो सिसिली के एक गरीब परिवार से उठा, इल्लीगली अमेरिका आया खाली हाथ, और वो अपनी स्ट्रैटेजी, पेशेंस और डिसिप्लिन की मदद से अमेरिका की सबसे ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन गया। जो आदमी 2 साल की FBI सर्विलेंस में सिर्फ फ्रॉड लेग्स जैसे 2 शब्द बोले, वो कोई आम आदमी नहीं हो सकता। डॉन कार्लो, बॉस ऑफ बॉसेस, अमेरिका का सबसे शांत और सबसे खतरनाक गॉडफादर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को शेयर जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।